हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनीत शुक्ला और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस के सिलेबस को, एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था स्ट्रैटेजी के बारे में कि 2024 का जो आपका अटेम्प्ट होगा, 2024 में जब आप एग्ज़ाम देंगे, यानी अप्रैल में जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होगा मगर तैयारी आपकी प्री और मेंस दोनों की होगी। तो प्री कम मेंस की स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की थी। तो लास्ट वीडियो को रेफरेंस मान के ही आप इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा। तो जिन लोगों को प्री कम मेंस की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, यानी 2024 का अटेम्प्ट देना है, वही लोग के उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो एक काम आने वाला है। बाकी अभी जो लोग 2023 में, यानी मार्च में फिर से 2024 में ही मार्च में मेंस का भी एग्ज़ाम है, तो उन लोग के लिए ये वीडियो इतना काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें प्री कम मेंस दोनों की स्ट्रैटेजी रहेगी। जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो हम प्रिपरेशन इसी तरह करते हैं प्री कम मेंस की, मगर जब भी हमारा एग्ज़ाम 50 डेज 60 डेज हमारे आसपास होता है तो इन दैट केस हम पर्टिकुलरली उसी फॉर्मेट में तैयारी करते हैं जो हमारे सबसे नज़दीक होता है। तो मेंस का पेपर अगर आपके नज़दीक है तो आपको एमसीक्यू नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपके पास है, यानी अगर 1 महीने या 2 महीने बचे हैं, तब आपको स्टडी करनी है, रिवीजन करना है, मगर एमसीक्यू फॉर्मेट में, यानी 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 में से एक आपको सही चूज़ करना है उस फॉर्मेट में, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में। मगर ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी ये प्री कम मेंस की रहेगी। प्री कम मेंस इन द सेंस कि जो लोग 2024 का अटेम्प्ट देंगे, तो ऐसा ना हो कि आपने प्री की तैयारी तो कर ली, आपका प्री तो निकल गया, मगर अब मेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी आपको कि आप हिस्ट्री उठाएंगे, तो हिस्ट्री आप प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएंगे, यानी एंशंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस आप जब ख़त्म करेंगे तो आप मेंस के पी वाई क्यू भी लगाएंगे, आप उसके साथ साथ प्रीलिम्स के भी पी वाई क्यूज लगाएंगे, आप जो टेस्ट पेपर लगाएंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में लगाएंगे, उसके साथ साथ आप आंसर राइटिंग भी करेंगे। आंसर राइटिंग इन द सेंस कि 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, सारे के सारे, प्लस हफ्ते में या 10 दिन में एक बार एक ऐसे राइटिंग करनी है, लगभग 500 वर्ड्स की भी, 1000 वर्ड्स की भी, प्लस उसके साथ साथ आपको ऐसे नहीं, निबंध, सॉरी, ऐसे तो होता ही नहीं है यहाँ, निबंध होता है, यानी प्रॉपर हिंदी में लिखना है। और जो हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज, वो भी आपको देखनी है। लगभग 10-10 दिन में आप एक एक बार उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चाहे विलोम शब्द हो, समानार्थी शब्द हो, हिंदी व्याकरण हो, या हिंदी ट्रांसलेशन हो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो ये सब्जेक्ट भी आपको पकड़ के चलना है, यानी 6 के 6 पेपर मेंस के। आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है पेपर 1 का। और पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में होता है हिस्ट्री और पार्ट बी में होता है ज्योग्राफी। तो यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट ए 150 मार्क्स का होता है, पार्ट बी 150 मार्क्स, यानी टोटल 300 मार्क्स। तो जो जीएस के आपके ये 3 पेपर होते हैं, ये 300 मार्क्स के होते हैं। अब इन 300 मार्क्स को यूनिट वाइज सेग्रीगेट कर दिया जाता है, यानी जो पार्ट ए रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा, 150 नंबर का। अब उन 150 नंबर में भी हिस्ट्री को सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, जिसमें से कि हर यूनिट अलग अलग मार्किंग स्कीम में आएगी, यानी 5 यूनिट रहेंगी, और उन 5 यूनिट को 30-30 मार्क्स में सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, यानी 3 5 15, 150 नंबर, 150 मार्क्स, यानी एक यूनिट हो गई आपकी 30 नंबर की। तो मेंस का सिलेबस आप देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में आपको दिख जाएगा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री वाले पार्ट की, यानी पेपर 1, फर्स्ट पेपर का पार्ट ए, हिस्ट्री। तो सबसे पहले में आप देखेंगे तो यहाँ हिस्ट्री एंड कल्चर, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें बेसिकली एंशंट वाला पार्ट जो है वो डिस्कस किया जाता है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आप आएंगे तो यूनिट 2 में आपको मिल जाएगा मिडेवल वाला पार्ट, फिर यूनिट 3 में आपको मिल जाएगा मॉडर्न इंडिया, और यूनिट 4 फुली डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश के लिए, यानी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। और यूनिट 5 में आप आ जाएंगे तो डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश में कई सारी डायनेस्टीज हैं, गोंडवाना डायनेस्टी, बुंदेली डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, रीवा में बघेलखंड डायनेस्टी। तो ये सारी की सारी डायनेस्टीज को, इन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और ये सारी की सारी यूनिट्स जो है वो 30-30 मार्क्स में सेग्रीगेटेड है। और 30 नंबर की एक यूनिट, यानी 5 यूनिट हो गई आपकी 150 मार्क्स की, 150 नंबर की। अब ये 150 मार्क्स, ये 150 नंबर आपको मार्किंग स्कीम में आते हैं, यानी अलग अलग मार्किंग स्कीम में। पहले स्मॉल आंसर राइटिंग आता है, यानी सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें 15 शब्द में आंसर करने होते हैं, 15 वर्ड्स में, 15 to 20 वर्ड्स इसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है।
और इतने में ही हमें लिखना होता है। मेंस की टेस्ट कॉपी में उतना गैप ही दिया होता है, यानी एक पेपर में अगर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन 3 पेपर में उन 3 क्वेश्चंस में गैप दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन भी वहीं पे छपा होगा, आपको एक पेपर मिल जाएगा, आप घर ला सकते हैं, मगर क्वेश्चन आंसर शीट में आपके छपा हुआ मिलेगा, प्रिंटेड मिलेगा। तो वहाँ पे उन्होंने 4 लाइन का 5 लाइन का आपको स्पेस दिया हुआ होता है, तो उसी स्पेस में आपको लिखना है। यानी आप ना तो अलग से शीट मांग सकते हैं, ना अलग से आपको पेपर मिलेगा, ना ही अलग से स्पेस मिलेगा। जो जितना स्पेस दिया है उतने में ही आपको लिखना है। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिमिट उन्होंने फिक्स कर दी है कि 15 से 20 शब्द में लिखने हैं, और ये 3 मार्कर होंगे, 3 नंबर के। और इसी प्रकार से 5 मार्कर होगा। 5 मार्कर में भी सेम यही सिस्टम होता है, क्वेश्चन उसमें छपा रहेगा आपके आंसर शीट में, आंसर कॉपी में, और उसमें आपको लिखना होगा जितना उन्होंने गैप दिया है उतने में ही। सेम इसी तरह 11 मार्कर में, 11 मार्कर आपको 5 मार्कर के बारे में अगर वर्ड लिमिट की बात करें तो 150 नहीं, टोटल 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। और जो 11 मार्कर है वो आपको 150 टू 200 वर्ड्स, यानी जो वहाँ स्पेस दिया रहेगा आपको उसी स्पेस में आपको उसको लिखना है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएगा, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। तो उस सवाल से पहले पहले जितना आपको स्पेस दिया गया है उस स्पेस को आपको बेस्ट यूटिलाइज करके अपना बेस्ट लिख के आना है। वहाँ पे वॉमिट नहीं करना है कि आपसे जो भी बनता है आप लिख के चले आएँ, क्योंकि वहाँ जितने भी कैंडिडेट जाएंगे मेंस के पेपर में वो सब सेलेक्टेड कैंडिडेट जाएंगे, यानी वो सब अपने आप में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। सो आपको एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन करके एकदम अच्छे आंसर्स लिखने हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्लियर सेग्रीगेशन देखें, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, तो फर्स्ट 3 यूनिट्स जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डेडिकेटेड हैं, यानी एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। और यूनिट 4 और 5 ये 2 यूनिट हैं मध्य प्रदेश के लिए। यानी मार्किंग स्कीम जो मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया था कि वहाँ पे भी डोमिनेशन मध्य प्रदेश की होती है, तो ठीक उसी प्रकार से मेंस में भी ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। मेंस में 2 यूनिट मध्य प्रदेश को डेडिकेट की गई हैं और 3 यूनिट्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डेडिकेट की गई हैं। तो आइए सिलेबस में देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में एंशंट इंडिया है, यूनिट 2 में मिडाइवल है, और यूनिट 3 में है मॉडर्न इंडिया, और यूनिट 4 में है मध्य प्रदेश, यानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, और यहाँ के जो भी आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है, फेस्टिवल्स है, ये सारी चीज़ें। फिर यूनिट 5 जो है वो डायनेस्टीज़ ऑफ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं, जिन अलग अलग डायनेस्टीज़ ने अलग अलग रीजन में रूल किया है, चाहे होलकर डायनेस्टी हो, चाहे वो बघेलखंड डायनेस्टी हो, चाहे वो सिंधिया डायनेस्टी हो, चाहे वो परमार डायनेस्टी हो, ये सारी की सारी डायनेस्टीज़ का जो आपका सिलेबस है वो है यूनिट 5 में। तो ये ऐसा कुछ सिलेबस और मार्किंग स्कीम रहने वाली है मध्य प्रदेश की और हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो फर्स्ट 3 यूनिट्स हो गई हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया की, और यूनिट 4 और 5 हो गई आपकी मध्य प्रदेश की। तो 3 to the 6 यानी 60 नंबर का आपका लगभग मध्य प्रदेश पूछा जाएगा, यानी 150 मार्क्स टोटल 150 नंबर में अकेले मध्य प्रदेश की जो डोमिनेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगी 60 नंबर की। और जो बाकी बचा हुआ पेपर है वो आपका एंशंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अब यहाँ पे आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो जो 3 मार्कर होता है, 3 मार्कर स्कीम का जो आपका आंसर है वो वेरी शॉर्ट होता है, यानी आपको 15 से 20 शब्दों में आंसर लिखने हैं। तो उसमें क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे पूछे जाते हैं, नॉर्मल चीज़ें, जैसे टर्मिनोलॉजी पूछ ली कि मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया थी और अलग अलग डायनेस्टीज़ थी, तो ये अपने आर्मी को किस नाम से बुलाते थे, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को किस नाम से बुलाते थे, ये अपने जो इनका मंत्रिमंडल होता था, इनके जो मिनिस्ट्री होती थी, इसको ये किस नाम से बुलाते थे। तो ये टर्मिनोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी आप एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, इस पे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा ये नाम पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लिटरेरी वर्क पे, लिटरेचर पे, बुक पे, इन सब पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्लस जैसे MCQ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, सीधा सीधा आपसे डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन पूछ लिया गया फैक्चुअल, ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 5 मार्कर होंगे वो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे। कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस कि अब वो ड्रेन ऑफ वेल्थ तो नहीं पूछेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ वो आपसे पूछेंगे 11 मार्कर में। जैसे 11 मार्कर की अगर बात करें तो वो सीधे सीधे आपसे ड्रेन ऑफ वेल्थ पूछ लेंगे कि डू यू नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड एक्सप्लेन्स और राइट समथिंग अबाउट दिस। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में आपको लिखना होगा। ये मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया हमारे यहाँ रूल करने के लिए आई थी, ये बेसिकली आए तो थे बिजनेस करने, मगर रूल करके चले गए हमारे ऊपर, और ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ का जो खजाना था उसको लूट के ले गए। मतलब ये हमारे यहाँ से गोल्ड ले जाते थे, हमारे यहाँ से रॉ कॉटन लेके जाते थे, और वहाँ से इंग्लैंड से वहाँ से क्लोथ मैन्युफैक्चर करके हमारे यहाँ वापस ले आते थे। यानी हम
उन्हीं पैसों से वही कपड़े खरीदते थे जो ये रॉ फॉर्म में कॉटन ले गए, गोल्ड को इंपोर्ट कर लिया। तो इस चीज़ को कहा जाता था ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इस पे क्वेश्चन आता है, मेंस का है ये, आपको एनसीईआरटी में ये टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से बननी चाहिए। मतलब 11 मार्कर में आपसे फैक्चुअल नहीं पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, फैक्चुअल भी पूछा जाएगा, बट आप 5 यूनिट है और पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के रहेंगे। तो 5 यूनिट यानी आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लीजिए कि हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो लॉन्ग आंसर में 5 क्वेश्चन में से हो सकता है कि 3 ये फैक्चुअल पूछ ले और 2 कॉन्सेप्चुअल पूछ ले। ठीक इसी प्रकार 5 नंबर में जो 5 मार्कर क्वेश्चन है वो आपको 2-2 पूछे जाएंगे, यानी हर यूनिट से 2, तो टोटल होंगे 10 यूनिट, 5 यूनिट यानी टोटल 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ ले, होलकर डायनेस्टी के बारे में बताइए, रानी दुर्गावती के बारे में बताइए। और अगर इनको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछनी होगी तो वो इस तरीके से पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर लिटरेरी वर्क, है ना, या फिर ये पूछ लेंगे कि विच केम फर्स्ट, लिटरेचर और लैंग्वेज, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। तो लिटरेचर और लैंग्वेज में आपको बताना कि पहले भाषा आई या लिटरेचर। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्कर में भी, आधे आधे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से 5 हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए कॉन्सेप्चुअल और 5 फैक्चुअल। जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो इसी तरह पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल पूछ लेते हैं और 5 पूछ लेते हैं आपसे फैक्चुअल। हम 6 पकड़ सकते हैं, 6 फैक्चुअल पूछते हैं और 4 कॉन्सेप्चुअल। और जब हम स्मॉल क्वेश्चंस पे आते हैं, यानी जो 3 मार्कर हैं, तो 3 मार्कर में भी 3 क्वेश्चंस यानी 3 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाते हैं। तो 5 यूनिट है टोटल, यानी 15 क्वेश्चन आप मान लीजिए। तो 15 क्वेश्चन यहाँ तो मान लीजिए सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे फैक्चुअल ही होते हैं। तो आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से पकड़ के चलने होंगे। और यही एक स्पेशलिटी है कि अगर आप फैक्ट्स पकड़ के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, यानी प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये स्ट्रैटेजी अगर आप प्री कम मेंस वाली स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो प्रीलिम्स की अलग से प्रिपरेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। यानी ये 5 यूनिट जो मैंने हिस्ट्री के आपको बताए हैं, पेपर 1 का पार्ट ए हिस्ट्री, तो सिलेबस में ये जो 5 यूनिट बताई गई हैं और इन 5 यूनिट को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, तो प्रीलिम्स का प्रोस्पेक्टिव अपने आप आपका कंप्लीट हो जाएगा। और विद इन 1 मंथ आप टारगेट करके चलिए कि 5-5 घंटे में आप पढ़ते जाइए इनको और विद इन 1 मंथ ये आपसे कंप्लीट हो जाए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, या तो आप पिछले 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे होंगे और ये स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए है खास करके जो पिछले 4-6 महीने से प्रिपरेशन कर चुके हैं, मतलब बेसिक थोड़ा थोड़ा ये जानते हैं उस चीज़ के बारे में कि हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी इकोनॉमी क्या है, मध्य प्रदेश का पेपर कैसा आता है, प्री मेंस इंटरव्यू क्या कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा जिनको पता है उन पे ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम करेगी। क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको तो स्टार्टिंग ही एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी। अगर वो एनसीईआरटी नहीं करते हैं तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, यानी उनको लगभग 50 से 60 दिन यानी 60 डेज एक एक पेपर में लग जाएगा। एक एक पेपर भी क्यों, एक एक सब्जेक्ट में, यानी हिस्ट्री खत्म करने के लिए लगभग 60 से 70 दिन, ठीक इसी प्रकार ज्योग्राफी खत्म करने के लिए, पॉलिटी खत्म करने के लिए, इकोनॉमी खत्म करने के लिए। मगर जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, पिछले साल भर से, 2 साल से, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर 1 साल से ही वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत लंबे समय से नहीं है, बट 1 साल उन्होंने प्रिपरेशन की है और वो पिछला एक अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनके मार्क्स भले ही कितने भी आए हों, लेट्स से कि 100 नंबर ही आए हैं, आपके 80 नंबर ही आए हैं, आपके 140 नंबर आए हैं, सबके लिए ये कॉमन स्ट्रैटेजी है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको हिस्ट्री में पढ़ाई करनी है, हिस्ट्री आपको देखना है, और ठीक इसी प्रकार से आपको ज्योग्राफी में भी बढ़ना है। ठीक इसी प्रकार ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी पेपर 1 में पार्ट बी में आता है। सेम जैसा हिस्ट्री में हमने देखा था कि 5 यूनिट हैं, यहाँ भी 5 यूनिट आपको मिल जाएंगी और पाँचों यूनिट 30-30 मार्क्स के ब्रेकअप में डिवाइड की गई हैं। यानी यूनिट 1 30 मार्क्स की, यूनिट 2 30 मार्क्स की, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यानी यहाँ भी 150 नंबर यानी 150 मार्क्स का आपको स्कीम रखा गया है। और 150 मार्क्स में सारी की सारी यूनिट्स 30-30 मार्क्स में 30-30 नंबर में डिवाइड की गई हैं। अब ये जो 30-30 मार्क्स हैं, हर यूनिट का अपना अपना है और हर यूनिट में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 3 5 15। तो आपको जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे ज्योग्राफी के केस में, हमने जो हिस्ट्री के केस में देखा था, तो हिस्ट्री वाले केस में ऐसा था कि मध्य प्रदेश के लिए 2 यूनिट डेडिकेटेड थी, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश के लिए एक ही यूनिट डेडिकेट की गई है और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी
और उसके साथ साथ जो जोग्राफिकल टेक्निक्स हैं उस पे मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, वाटर मैनेजमेंट पे मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। यानी जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही आप मेंस पे आते हैं तो आपको जोग्राफी में पर्टिकुलर ज़्यादा फोकस देना है। मध्य प्रदेश की जोग्राफी में भी फोकस देना है, मगर इतना ज़्यादा नहीं एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में आपको दो दो यूनिट डेडिकेटेड थी, यहाँ पे आपको 2 यूनिट डेडिकेटेड नहीं है, एक ही यूनिट डेडिकेटेड है। तो अब अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो जो यूनिट 1 है वो है वर्ल्ड जोग्राफी, जिसमें आपको बेसिकली फिजिकल जोग्राफी देखनी है, मेजर फिजिकल फीचर्स पकड़ने हैं, और सारे के सारे, चाहे वो रिवर्स हो, प्लेट्यू हो, माउंटेन हो, लेक हो। फिर आपको जोग्राफिकल फिनोमिना देखना है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें। फिर क्लाइमेटोलॉजी में आ जाइए, वर्ल्ड का क्लाइमेट, तो जो सीजन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेनफॉल है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी है, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शंस होते कैसे हैं वो भी आपको देखना है, रिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको वो भी देखना है। उसके साथ साथ फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि कौन सी नदी कहाँ है, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। ठीक उसी प्रकार से वाटर बॉडीज़ का देख लीजिए, जैसे हम समुद्र की बात करें, सी की, तो जो वाटर बॉडी होता है उसके आसपास जितने ज़्यादा पत्थर होंगे, लैंड मास होगा, उसकी जो अल्कलाइनिटी यानी सॉल्ट कंटेंट होगा उस सी का उतना ही ज़्यादा होता है। और जिस सी में सॉल्ट कंटेंट कम है वहाँ जो फ्रेश वाटर का इनटेक है वो ज़्यादा होता है इस वजह से, और वहाँ जो पत्थर हैं यानी स्टोन्स वो कम हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं वो पानी से टकरा टकरा के उसके अंदर के सॉल्ट्स डिजॉल्व होते जाते हैं सी में, समुद्र में, तो उसकी जो सॉल्ट कंटेंट है उस सी की पर्टिकुलर बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपसे कि विच सी हैज़ द मैक्सिमम सॉल्ट कंटेंट एंड वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा आपसे पूछ लिया जाएगा। यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के केस में। क्यों ज्योग्राफी के केस में ऐसा है? क्यों? क्योंकि आपको डेडिकेटिवली इन्होंने 4 यूनिट दे दी हैं कि हम आपसे फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी पूछेंगे। और ज्योग्राफी में ऐसा होता भी है इन जनरल, जो जोग्राफिकल फिनोमिना होता है, फिनोमिनन, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्चुअल चीज़ें तो पूछी ही जाती हैं, बट अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बात करें कि रिवराइन आइलैंड्स क्या कहलाते हैं, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिवराइन आइलैंड्स हैं, है ना। तो आपसे ये भी पूछेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इस रिवराइन आइलैंड, ये आपसे पूछ लिया प्रीलिम्स में। अब मेंस में पूछेंगे कि डिफाइन व्हाट इज रिवराइन आइलैंड और मेंशन वन ऑफ देम विच इज प्रेजेंट इन इंडिया, ऐसा पूछ लेंगे वो आपसे। तो ये हो गया पूरा पूरा एक क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब यहाँ भी जैसे हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्कर रहेंगे, और जो मीडियम साइज के रहेंगे 50 वर्ड्स वाले वो 5 नंबर के रहेंगे, और जो 11 मार्कर रहेगा वो रहेगा 150 टू 200 वर्ड्स। मार्किंग स्कीम सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, और आपको लिखना भी ठीक वैसे ही है। अब अगर हम यूनिट वाइज सेग्रीगेशन की बात कर लें तो फर्स्ट यूनिट में है फिजिकल ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, और उसके साथ साथ फिजिकल फीचर्स यानी फॉर्मेशन कैसे होती है, अर्थक्वेक का, सुनामी का, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, प्लस माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स, ये सारी की सारी हैं कहाँ पे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वर्ल्ड में। फिर सेकेंड यूनिट पे अगर आप आएंगे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सेकेंड यूनिट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को डेडिकेटेड है। तो जो मेजर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है यानी इंडिया के माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर, लेक, प्लेट्यू, ये कहाँ है, ये आपसे पूछा जाएगा, और इनका फॉर्मेशन कैसा होता है। प्लस उसके साथ साथ इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया में मॉनसून कैसा है, कब स्टार्ट होता है, कब अराइज होता है, कब ख़त्म होता है, अल्नीनो क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसा है इंडिया में, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ एकदम ज़्यादा होती है जैसे मौसम राम वगैरह हो गया, और कहाँ एकदम कम होती है जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया। उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे इंडिया में, है ना, वाटर, फॉरेस्ट, रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीज़ें। तो नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ मिल जाएगा आपको। फिर पॉपुलेशन यानी सेंसियस और सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में मिल जाएंगी। प्लस जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जोग्राफिकल फिनोमिना से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गया, और जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलपमेंटल प्रोसेस काम आ सकती है फॉर द ह्यूमन बीइंग, उससे रिलेटेड,
है ना, जैसे कि लोकलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपसे यहाँ पूछी जाएंगी सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हम आएंगे तो फुल टू डेडिकेटेड है ये मध्य प्रदेश के लिए, यानी ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेजर ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि पूरा पूरा समझ लीजिए, नर्मदा वैली हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, यानी पूरे के पूरे प्लेटू रीजन्स हो गए। नेचुरल वेजिटेशन कैसा है मध्य प्रदेश में, सॉइल कैसी है मध्य प्रदेश में, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है मध्य प्रदेश में, मेजर इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश में, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे यूनिट 3 में मध्य प्रदेश से पूछी जाएंगी। और इसका जो वेटेज है वो भी है 30 मार्क्स, यानी 3 5 15, 150 नंबर का टोटल रहेगा, जिसमें से मध्य प्रदेश को प्रॉपरली इन्होंने डेडिकेट कर दिए हैं 30 मार्क्स। और जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में भी 30 मार्क्स का है, मगर यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने लिख के दिया है वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आप हर साल देखते होंगे कि मध्य प्रदेश में 11 मार्कर में आपको एक डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेसिकली वो क्वेश्चन होता है, एक रिपोर्ट आती है भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट हर साल आती, अगर नहीं भी आई तो दूसरे तीसरे साल के, 2 साल के 3 साल के साइकिल में वो आती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट आती है, वो आपको देखनी है, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ उत्तराखंड ट्रेजेडी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गुजरात अर्थक्वेक पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सब लोग ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन उसी रिपोर्ट से लिया गया है। आपको रेफरेंस जो आंसर देना है, जो फैक्ट्स आपको पकड़ने हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको उठाने हैं, वो वहीं से उठाने हैं। जो ये पूछते हैं कि गोल्डन आवर्स क्या होते हैं, 72 आवर्स का टाइम होता है या 48 आवर्स का टाइम होता है, तो वो वहाँ से अगर आप कोट करेंगे कि ये हम यूजिंग द डाटा ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑफ इंडिया 72 आवर्स आर द गोल्डन आवर्स, ऐसे करके अगर आप कोट करते हैं किसी भी प्रकार के डिजास्टर में 72 आवर्स के बारे में, तो वो आपके आंसर को एक नेक्स्ट लेवल का वेटेज देगा। यानी वहां पे अगर आपको आपका कॉपी चेकर 11 मार्कर में 5 नंबर देना चाहता है, तो वो आपको 5.5 या 6 नंबर देगा, मात्र उस रिपोर्ट को मेंशन करने की वजह से। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने एक सोर्स को मेंशन कर दिया है, एक ऐसा ऑथेंटिक सोर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल पब्लिश करती है, यानी भारत सरकार का वो डाटा है, ऑथेंटिक डाटा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि चीज़ें उठानी कहाँ से हैं, आपको डाटा कोट कहाँ से करना है। अब यूनिट 4 जो है वो वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे है, तो ड्रिंकिंग वाटर। अब मध्य प्रदेश से भी इसका रिलेशन है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है वो बीहड़ वाला रीजन आपको मिल जाएगा, चंबल वाले एरिया में, है ना। जो ग्वालियर चंबल वाला रीजन है वहाँ भी है, प्लस उसके साथ साथ अपने इंडिया में भी वाटर की क्राइसिस अक्सर हो जाती है। आप देखे होंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और वहीं चेन्नई में वाटर क्राइसिस हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए ये यूनिट आपको डेडिकेट कर दी गई है। अब यूनिट 5 में आ जाइए। यूनिट 5 जो है वो एडवांस टेक्निक्स इन ज्योग्राफी पे डेडिकेटेड है, यानी जो रिमोट सेंसिंग हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, उसके टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हो गई, जीआईएस हो गया, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, और उसके साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो गए कि ये कैसे काम करते हैं, और सैटेलाइट्स वगैरह हो गई। सैटेलाइट्स के साथ साथ जो इस पे करंट से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं कभी कभी, ये कि ये आदित्य L1 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अब उसमें इन्होंने 3 मार्कर में पूछ लिया कि राइट इन ब्रीफ अबाउट आदित्य L1। अब आपको ये क्वेश्चन करंट अफेयर से उठाया है, मगर ये है यूनिट 5 का, ज्योग्राफी का जो मेंस का सिलेबस है उसमें यूनिट 5 में आप जाएंगे तो जीआईएस प्रॉपर इन्होंने मेंशन करके दिया है सैटेलाइट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, यानी इन्होंने बोला है इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो आपको सिलेबस पे स्टिक करके रखना है, सिलेबस के एक एक पॉइंट को पकड़ के चलना है और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये था सिलेबस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इतना तो कुछ बता दिया, मगर हम पढ़े कहाँ से, ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ हमें इकट्ठा। तो ये मैं आपको बताता हूँ, बुक्स का कुछ रेफरेंस दूंगा, आपकी मर्जी है, आप चाहे बुक से पढ़िए, आप चाहे यूट्यूब से पढ़िए, आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग से पढ़िए, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़िए, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। ये आपका डिसीजन है, आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, आप आपके खुद के समझने के अकॉर्डिंग को आपको समझ कहाँ से आ रहा है। अगर आपको किताबों से समझ में आ रहा है, नो मैटर व्हाट, बहुत लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आप करंट अफेयर्स मैगजीन से पढ़ लीजिए, मगर आप किताबों से पढ़िए। अगर आप किताबों के साथ कंफर्टेबल हैं, किताबें आपको समझ में आ रही हैं, आप बिल्कुल उठाइए, पढ़ डालिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहता है, आपके कंफर्ट जोन से फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपसे आंसर लिखते नहीं बनेगा, आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो आप कहीं से भी कोचिंग कर लीजिए, आप कितना भी यूट्यूब की वीडियो उठा लीजिए, कितना भी वो
क्या बोलते हैं, चमत्कारी नोट से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब है आपकी आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी से। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, आप आंसर लिख पा रहे हैं, आप 4 ऑप्शंस में से अपना आंसर छाँट पा रहे हैं, आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि 4 ऑप्शंस में से ये मेरा सही आंसर है, तो आप सही जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब सोर्स की अगर कर लेते हैं, तो जो मैंने हिस्ट्री का आपको बताया है, तो एनसीईआरटीज़ भी आप उठा सकते हैं, और उसी के राइटर हैं ये बिपिन चंद्रा। तो एंशंट वाला जो पार्ट है, वो एंशंट मिडाइवल जो कंबाइंड है, तो वो मैं बेसिकली जो जिस रिसोर्स को फॉलो किया था, उससे एंशंट और मिडाइवल का ये बुक है, पूनम दलाल दाहिया। अब ये इस पे आपके कैमरे में ये लेफ्ट राइट हो जाता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बाकी मैं बुक आपको शो किए दे रहा हूँ, ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें एंशंट मिडाइवल कंबाइंड दिया होता है, प्री मेंस दोनों पे ये बराबर काम करती है। और बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया आप बिपिन चंद्रा से यहाँ से देख सकते हैं। ये जो बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को अगर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊं, तो मैंने ठीक ठाक इसको ख़त्म किया हुआ है। और इस बुक की अगर स्पेशलिटी मैं बताऊं, तो जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट होता है, जैसे आंसर लिखा जाता है कि पहले आप इंट्रोडक्टरी पॉइंट वहाँ पे मेंशन करिए, उस पॉइंट के बारे में 2 लाइन में बताइए, फिर आप बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में आ जाइए कि वो एक्चुअली पूछना क्या चाहता है, फिर कंक्लूजन में आ जाइए कि क्रक्स क्या है, भाई बोलना क्या चाहते हो आप, तो क्रक्स पे आ जाइए। ठीक वही फॉर्मेट पे इस किताब में लिखा गया है। ठीक यही किताब आपको एनसीईआरटी भी मिल जाएगी, बट स्टिल अगर आपको सिस्टमैटिक फॉर्मेट में चाहिए, तो आप इस किताब को पढ़िए। और जो मैंने वो आपको बताया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह, वो प्रॉपर इस बुक में मेंशन है, वो सारी चीज़ें, यानी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी इस बुक में आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और ये बुक भी उसी प्रकार से है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी आपको मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फैक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, तीनों में आपसे फैक्ट्स भी पूछेंगे, और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको आंसर भी लिखना होगा। क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ अगर उन्होंने पूछा है, अगर आपसे नहीं बनता है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप ड्रेन ऑफ वेल्थ में कितना दिमाग लगाएंगे, 11 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आप मुश्किल से मिलेगा आपको अगर आप कुछ भी वॉमिट करके आते हैं, कुछ भी आलतू फालतू लिख के आते हैं। तो मेंस में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है ना। तो ये हो गया जोग्राफी, हिस्ट्री का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, क्या कैसा है, मार्किंग स्कीम आपको बता दिया है, और सोर्स भी बता दिए हैं, बुक्स, है ना। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का एज सच तो सोर्स मैंने कोई बुक से नहीं उठाया है, मगर पॉलिटी का जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स मिल जाएगा। अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वो अभी अभी जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, वहां तक पोस्ट इंडिपेंडेंस को आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेएनके को यूटी बना दिया गया, अब यूटी से उसको फिर से स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाएगा, तो वो आपका यहां तक कंटिन्यू रहेगा। यानी कि रीसेंट ट्रेंड्स जो चलते रहते हैं, वो भी उसमें काउंट किए जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, है ना। तो वो चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अब बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का क्या सोर्स होना चाहिए, तो मैं जो जहाँ से पढ़ा हूँ वो है ये फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बेसिकली ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी कंबाइंड, है ना। तो ये अच्छी बुक है, माजिद हुसैन है ये बुक। माजिद हुसैन में यहाँ भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो कुछ मैंने भी इसी प्रकार से पढ़ा है, मार्क कर करके। बेसिकली यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग चीज़ें मैं लिख दिया करता था, मार्क कर दिया करता था, और ये मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता था मैं वो भी लिख देता था। पीवाईक्यूज आपको जो मिलेंगे, जैसे ये देखिए MP18 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 2018 में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, मार्क किया हुआ है। तो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पूरा पार्ट, यानी फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये बुक आपको कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा देगी मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी MP के ज्योग्राफी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी है ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये पेरियार, ये बुक भी बहुत अच्छी है। और क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के लिए अलग से यूनिट डेडिकेट की गई है, तो आपको भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। सेम इस बुक के साथ भी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी खासी मिलेगी, और कॉन्सेप्चुअल भी। अब कॉन्सेप्चुअल आपको फिजिकल ज्योग्राफी से पढ़ना है क्या, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, सीस्मिक एक्टिविटीज़, पृथ्वी के अंदर जो अर्थ के अंदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसे हम सीस्मिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अर्थक्वेक कैसे आया, वॉल्केनो कैसे फटा, वॉल्केनो बना कैसे, है ना, सबडक्शन ऑफ लैंड और उसका एक्सपांशन ऑफ लैंड, वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल में आती हैं, यानी फिजिकल ज्योग्राफी में। तो वो आपको वहाँ से पढ़नी है। और जो इंडिया का फॉर्मेशन है, यानी इंडिया का फॉर्मेशन नहीं, इंडिया की माउंटेन्स का बेसिकली फॉर्मेशन, तो जो हम हिमालय का डिवीजन करते हैं कि ये ट्रांस हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, ये लोअर हिमालय है, तो
वो वाला पोर्शन आपको इसमें बाकायदे मिल जाएगा इस बुक में, तो वो आपको यहाँ से ख़त्म कर लेना है, पेरियार से। अब बात करें इंडियन मध्य प्रदेश की, कि मैं मध्य प्रदेश कहाँ से पढ़ता था, तो वो बुक अभी तो नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि टाटा मैकग्रा-हिल की वो बुक थी। और टाटा मैकग्रा-हिल में मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक थी। मैं यहाँ पिन कर दूंगा, बुक तो नहीं है मेरे पास मगर उसका स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो वो बुक मैं मतलब बेसिकली मैं बुक से ही पढ़ा हूँ, और बुक्स का ही सोर्स मुझे सबसे बेस्ट लगता है। किताबों से अगर आप पढ़ते हैं तो आप टच में रहते हैं पेपर और पेन से, आप हमेशा उसमें मार्क करते रहते हैं पीवाईक्यूज को, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, यहाँ अच्छा ये लाइन लिखी हुई है, ओपनिंग लाइन्स ये मेरे काम आ सकती हैं, वहाँ ले लेता हूँ कंक्लूजन की ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ये अच्छी लाइन है, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्टिव से, तो मैं वहाँ कंक्लूजन में ये लाइन ड्रॉ लिख दूंगा। तो ये इस तरीके से बुक्स आपके काम आती हैं, तो आप बुक्स उठा सकते हैं। बाकी अब रही बात इसकी कि सोर्स हो गए, सिलेबस हो गया, अब बचा पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आपको प्री मेंस दोनों का एक साथ लेके चलना है, यानी पूरा का पूरा आप पेपर डाउनलोड कीजिए वहाँ से आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं अगला वीडियो ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन दोनों का प्रॉपर पीवाईक्यू उठा के लाऊंगा, जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए किया था। प्रीलिम्स के मेरे प्रीवियस वीडियोस पड़े हैं, उसको आप देखिएगा, पूरे 3 साल के 2020, 2021, 2022 और तीनों साल के मैंने प्रॉपर पीवाईक्यू एनालिसिस किया है कि किस किस सेक्शन से, सब्जेक्ट से, किस किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं, सबसे कम कहाँ से हैं, सबसे बैलेंस फॉर्म में कहाँ से है, कॉन्सेप्चुअल कहाँ से है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक उसी प्रकार से मैं मेंस का आपके लिए कर दूंगा पीवाईक्यूज, वहाँ से आप देख लेंगे। तो अब क्रक्स पे आ जाते हैं, करना क्या है। सिलेबस बता दिया मैंने, सिलेबस उठाइए, आप भी एक बार देख लीजिए अच्छे से, सिलेबस उठाइए, पढ़ते जाइए। 15 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीने पकड़ लीजिए। 1 महीने आप दे दीजिए ज्योग्राफी को, 1 महीने आप दे दीजिए हिस्ट्री को, यानी लगभग 5 से 6 घंटे हिस्ट्री 1 महीने के लिए, लगभग 5 से 6 घंटे 1 महीने के लिए ज्योग्राफी, है ना। तो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट, ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट। फिर आप मध्य प्रदेश उठा लीजिए, पूरा 1 महीने में उसको ख़त्म कर लीजिए, या फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे आ जाइए। तो दूसरे सब्जेक्ट्स की बात हम दूसरे टाइम पे करेंगे, और मध्य प्रदेश की अलग से मैं बात कर लूँगा आपसे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पेपर 1 मैंने कंप्लीट किया है आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिलेबस को आपको कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज को क्या डील करना है, कौन सी बुक्स लेनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। सो ये वीडियो इस पे था। और आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई डाउट है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और बाकी चैनल पे बने रहिए, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, और प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी कमेंट में बताइएगा कि जो पिछले वीडियोस थे मेरे, वो आपने देखे कि नहीं, और आपके काम के हैं कि नहीं। अगर काम के हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी चैनल पे बने रहिए, इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।